हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस सेट शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मजे में। तो एस यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस, और जो कि रेलवे टीचर में पीआरटी की वैकेंसीज आई हैं और उसकी प्रोफेशनल एबिलिटी, और केवीएस में कह सकते हैं आप टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो दोनों का एक साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीआरटी की, केवीएस पीआरटी की भी और रेलवे पीआरटी की भी। तो दोनों की क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ईवीएस की भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, तीन चार क्लासेस हो गई हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, इतने अच्छे कंटेंट के साथ। आप यही कंटेंट आप शायद कहीं और ज्वाइन करेंगे तो आपको 4,000, 5,000, 6,000 रुपये लगेंगे। बाकी आप खुद समझदार हो, फ्री का कंटेंट वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता। बाकी कोई बात नहीं है, जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अगर इस तरीके से पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि केवीएस में, और केवीएस का जो सिलेबस है और रेलवे पीआरटी का सिलेबस दोनों सेम है, दोनों पीआरटी का। और जो एक बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एडोलेसेंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में एडोलेसेंस। तो जो सिलेबस है हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस नीड्स, एडोलेसेंस की नीड्स क्या है, नीड्स, चैलेंजेस, चैलेंजेस एंड implications फॉर and implications for designing institutional support, designing institutional support, institutional सपोर्ट, ये सिलेबस में करके लिखा हुआ है। ठीक है, केवीएस के सिलेबस में। तो हिंदी में बात करें, किशोरावस्था को समझना, किशोरावस्था को समझना। वही बात करें, और क्या है इसमें, संस्थागत समर्थन, संस्थागत समर्थन की रूपरेखा, की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यकताएं, तैयार करने के लिए आवश्यकताएं, और क्या है इसमें, आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ, चुनौतियां और निहितार्थ। ठीक है, निहितार्थ। तो ये है हमारा टॉपिक। एक अच्छा सा सिलेबस दिया हुआ है भाई, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, नीड्स एंड चैलेंजेस। और उसके बाद करें कौन कौन से ऐसे डिजाइनिंग इम्प्लीकेशंस हैं, या इम्प्लीकेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे एडोलेसेंस को सपोर्ट करती हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था, एडोलेसेंस होता क्या है। ठीक है, एडोलेसेंस मीनिंग इसका पढ़ लिया था हम लोगों ने, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था कि एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये भी पढ़ लिया था। और क्या पढ़ लिया था, ये दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिया था। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आप एडोलेसेंस होता क्या है उसके बारे में डेफिनेशन वगैरह मैंने बताया था। और वही बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। तो आज जो हम पढ़ेंगे नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, नीड्स और चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, ये क्या होते हैं, नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ एडोलेसेंस ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो नीड्स एंड चैलेंजेस कह सकते हैं, चैलेंजेस या कॉन्सर्न्स कह सकते हैं, कंसर्न्स, कॉन्सर्न्स ऑफ एडोलेसेंस, कंसर्न्स ऑफ एडोलेसेंस, ये है आज का हमारा टॉपिक। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, किशोरावस्था की, किशोरावस्था की आवश्यकताएं,
किशोरावस्था की आवश्यकताएं और चिंताएं, और चिंताएं। ठीक, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस में हमें कौन सी जो बेसिक चीजें हैं जो हमारे एडोलेसेंस में जरूरत होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, और वहीं उसमें कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो बदलाव होते हैं जिसको लेके हमें कंसर्न्स, मतलब हमें क्या रहती है, हमें चिंताएं रहती हैं एडोलेसेंस को लेके। हम चिंता में रहते हैं कि उसमें, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, उन सब चीज़ों को लेके ध्यान में हमें रखना पड़ता है। तो बात पहले कर लेते हैं कि बेसिक नीड्स क्या क्या है। देखिए, बात करें तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है कि बेसिक नीड्स क्या है। हमारे एडोलेसेंस की भाई कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, पहले वो पूरी होनी चाहिए। तो बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती हैं, मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, बात करें बेसिक नीड्स की, बात कर लें बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती है इसमें, ठीक है। बेसिक नीड्स या चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, तो बात कर लेते हैं। इसमें हमें पावर की जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है, पावर की जरूरत पड़ती है। और किसकी जरूरत पड़ती है, हमें एंजॉयमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें एंजॉयमेंट की जरूरत पड़ती है इसमें। और किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, इसमें हमें पड़ती है इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और क्या चाहिए होता है इसमें, और इसमें हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स चाहिए होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स चाहिए होता है, सेंस ऑफ क्या चाहिए होता है, बिलोंगिंग्स, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स चाहिए होता है। तो भाई हम बात करें तो ये हमारी मुख्य या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूरी हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे एडोलेसेंस में हमें जरूरी होती है। पावर होती है, हमें शक्ति चाहिए होता है, इंजॉयमेंट, हमें आनंद चाहिए होता है, ठीक है, हम खुश रहना चाहते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, हमें इंडिपेंडेंट, हम आज़ाद होना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीली घूमना चाहते हैं, हम किसी माता पिता का कोई भी बाउंडेशन नहीं चाहते हैं। वही बात करें तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग सही होता है, एक अपनापन होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो एक हमें समझने वाला इस व्यक्ति चाहिए होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमें समझे, जो हमारी बातों को समझे, हम अगर कुछ गलत करें तो हमको गाइडेंस देना कि डांटे, ठीक। तो ये सब हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसमें। और ये सभी जो भी है, ठीक है, सबकी आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, सोशली और इमोशनली चेंजेस होते हैं। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि सोशली और इमोशनली क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और ये जो रिक्वायरमेंट है, ये ये जरूरतें सबके लिए होती हैं, ठीक है, चाहे कोई भी एडोलेसेंस की अवस्था में हो, वो सबके लिए होती है, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल, संवेगात्मक, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारे, ठीक है, बॉडी में। तो पहली चीज बताएं आपको, अगर मैं पहला कहूं, तो पहला बात करें तो पहला क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ, क्या, फिजिकल ग्रोथ नीड्स एंड कॉन्सर्न्स, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं शारीरिक विकास की, शारीरिक विकास की जरूरतें और चिंताएं, ठीक है, चिंताएं कहते हैं इसको हम, या कह लीजिए इसको, और आप क्या कह सकते हो, इसको आप कहते हो या स्पीड ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, क्या, स्पीड ऑफ ट्रांजिशन, स्पीड ऑफ ट्रांजिशन, इसको क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ ट्रांजिशन। इसका कहने का मतलब है संक्रमण की जो गति होती है, ठीक है, या संक्रमण की गति होती है, संक्रमण की गति होती है, ठीक है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, संक्रमण की गति कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि बहुत सारे चेंजेस बहुत फास्ट मोड में होते हैं हमारे बॉडी में, फिजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिसको हम संक्रमण का काल कहते हैं, पीरियड बिटवीन एडल्टहुड टू एडोलेसेंस, जो इसके बीच का पीरियड होता है इसको हम संक्रमण का काल कहते हैं। और इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, और इतना तेजी से होता है कि बहुत कम से कम समय में हमारे अंदर इतने चेंजेस आ जाते हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे पहली बात करें, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रैपिड
चेंजेस, प्रोसेस ऑफ रैपिड चेंजेस इन एडोलेसेंस, इन एडोलेसेंस, इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी, इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब है, इसको यौवनारंभ कहते हैं। क्या? यौवना आरंभ कहते हैं, यौवना रंभ कहते हैं। ठीक है, यौवना आरंभ कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में रैपिड चेंजेस होते हैं, बहुत कम टाइम में, बहुत फास्ट मोड में चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टार्टिंग फेस ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, जिसको हम यौवना आरंभ कहते हैं। अब जिसकी बात करें हम, तो मेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, फीमेल्स के लिए बात कर ले। ठीक है, फीमेल्स के लिए बात कर ले, तो फीमेल्स में कितने एज में हो जाती है, मतलब 10 साल में। ठीक है, कितने, 10 ईयर्स में। ठीक है, ये प्यूबर्टी आती है। क्यों ये प्यूबर्टी आती है? वहीं बात करें मेल्स में, बात कर लें, इसमें मेल्स की बात कर लें, तो मेल्स में ये कितने आती है, 13 ईयर से। ठीक है, 13 ईयर से चेंजेस होने लगते हैं, 13 ईयर से स्टार्ट होने लगते हैं। क्या? स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक है, और जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें क्या होता है, ठीक है, ये बॉयज से पहले, ठीक है, बिफोर चेंजेस इन बॉयज, बिफोर चेंजेस इन बॉयज। इसका कहने का क्या मतलब है मेरे भैया? इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा ये फिजिकल ग्रोथ एंड नीड कंसर्न्स को लेके हमें क्या चिंताएं होती हैं, बात करें हमारे शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, ये आपको भी पता है। तो जो रैपिड प्रोसेस, चेंज इन रैपिड प्रोसेस ऑफ फिजिकल इज कॉल्ड, क्या? इज कॉल्ड प्यूबर्टी, जिसको हम कहते हैं यौवना आरंभ कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब, जो रैपिड चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में एडोलेसेंस की अवस्था में, इसको किस नाम से बोलते हैं हम? प्यूबर्टी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? यौवना आरंभ बोलते हैं। अब क्या चेंजेस होते हैं फीमेल्स में? हम भाई 10 साल में प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, मतलब जो मैच्योरेशन साइकिल वगैरह होता है वो स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में। वहीं बात करें मेल्स में, 13 ईयर से, 13 साल से वो स्टार्ट हो जाता है, उनको बियर्ड आने लगती है। ठीक है, उनमें नाइटफॉल वगैरह होने लगते हैं। ये सब क्या है? ये सब रैपिड फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। और वहीं बात करें जो लड़कियों में, जो लड़कियों में फिजिकल ग्रोथ होता है वो लड़कों से पहले होता है। ठीक है, लड़कों से पहले होता है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें कंसर्न रहना चाहिए, हमें ख्याल, हमें चिंताएं रहती है इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, तो ये कंसर्न्स पहला हो गया, ये नीड्स हो गई। ठीक है, दूसरा अब बात कर लेते हैं, दूसरा बात करें जो, क्या दूसरा बात कर लेते हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव ट्रांजिशन। ठीक है, कॉग्निटिव ट्रांजिशन इसको कहते हैं, या नीड्स कह लीजिए। ठीक है, नीड्स, और इसमें क्या नीड्स एंड कंसर्न्स होते हैं, नीड्स एंड कंसर्न्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। कॉग्निटिव, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक संक्रमण, आवश्यकताएं तथा चिंताएं, तथा चिंताएं। तो भैया हमें कुछ दिमाग को समझने की भी जरूरत होती है, कि हमारे दिमाग को कोई समझे, उस चीज को भी लेके हमें चिंताएं रहती हैं। तो क्या क्या चिंताएं रहती हैं, आइए इसको हम देखें। कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब है, समझ लीजिए, माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप चाइल्डहुड में हैं, ठीक है, एक चाइल्डहुड का बच्चा है, एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, एक चाइल्डहुड का बच्चा है, चाइल्डहुड में है, ठीक है, बाल्यावस्था का बच्चा है, बाल्यावस्था का बच्चा है, और एक बच्चा है एडोलेसेंस की अवस्था में। ठीक है, एडोलेसेंस की अवस्था में। ठीक है, इसमें एडोलेसेंस की अवस्था में है। तो इन दोनों बच्चे का अगर हम कंपैरिजन करें, इन दोनों बच्चों का अगर हम कंपैरिजन करें, क्या कंपैरिजन करें, तो जो बाल्यावस्था, जो एडोलेसेंस की अवस्था में इस स्टेज में है, वो बच्चा जो बाल्यावस्था के कंपैरिजन में क्या ज्यादा सोच पाएगा, ज्यादा कैसा सोच पाएगा, मोर एफिशिएंट सोच पाएगा। ठीक है, ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, मोर एफिशिएंटली, और क्या कर पाएगा, और क्या कर पाएगा, एडवांस थिंकिंग होगी उसकी। ठीक है, एडवांस थिंकिंग होगी, एडवांस थिंकिंग होगी, और क्या होगा, और क्या होगा, एडवांस थिंकिंग होगी, और क्या होगा,
और क्या होगा, और इनकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी होती है। क्या, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि इसका कहने का मतलब है कि भैया जो एडोलेसेंस की अवस्था होती है हमारा, इसमें कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि एक बच्चा बाल्यावस्था में और एक बच्चा है इसमें एडोलेसेंस की अवस्था में है, तो जो एडोलेसेंस वाला बच्चा होगा वो बाल्यावस्था के कंपैरिजन में काफ़ी एफिशिएंट वे में चीज़ों को सोच सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, और बहुत एफिशिएंट वे में चीज़ों को सोचेगा, कुछ भी एक्टिविटी करेगा उसको बहुत डीपली करने की कोशिश करेगा। और वही बात करें, इसको जो एक्टिविटी होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी एडवांस थिंकिंग होती है, बहुत उन्नत सोचता है, मतलब बाल्यावस्था के कंपैरिजन में। तो इसीलिए इसको लेके कॉग्निटिव ट्रांजिशन जो होता है, ये चेंजेस होते हैं, ये बच्चों को लेके, इनकी ज़रूरतों को लेके हमें ध्यान देना चाहिए, हमें कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे की बात करें, सोशल नीड्स भी इनकी रहती है भाई कुछ ना कुछ। ठीक है, सोशल नीड्स एंड कंसर्न्स रहती है। ठीक है, सोशल नीड्स एंड कंसर्न्स रहती है, इसका कहने का क्या मतलब है, मतलब सामाजिक जरूरतें भी रहती हैं भाई कुछ बच्चों की। क्या, सामाजिक जरूरतें भी रहती हैं। सामाजिक जरूरतें कहने का क्या मतलब है, फ्रेंडशिप चाहते हैं ये। ठीक है, फ्रेंडशिप इनके पास हो जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल हो जाती है। ठीक है, फ्रेंड सर्कल हो जाती है, और क्या हो जाता है, इनके साथ पीयर ग्रुप इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, पीयर ग्रुप इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है, पीयर ग्रुप इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सोसाइटी की सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगते हैं, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इनका, समाज के सोशली कार्य में। ठीक है, और सोशली बच्चा एक्टिव हो जाता है। क्या, सोशली एक्टिव हो जाता है, सोशली एक्टिव हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा सामाजिक रूप से भी उसको कंसर्न रहता है इस समय। ठीक है, जैसे उसके दोस्त यार मित्र हो जाते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो यहाँ घूमने आते हैं, उसको लेके भी इसको बच्चा चिंता टेंशन में आ जाता है, मतलब चिंताएं रहती हैं। और वहीं पीयर ग्रुप इन्वॉल्वमेंट, अपने संगी सहपाठियों के साथ, जो क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़, उनसे मिलना जुलना, इन सब चीज़ों को लेके कंसर्न रहता है बच्चा। वहीं बात करें सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनमें जो घर के फंक्शंस वगैरह हैं, सोसाइटी में फंक्शंस वगैरह हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहता है बच्चा। और वहीं बात करें सोशली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सोशल नीड्स एंड कंसर्न्स होते हैं जो कि बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल नीड्स एंड कंसर्न। ठीक है, क्या, बिहेवियरल नीड्स एंड कंसर्न्स। तो इसका कहने का क्या मतलब है, व्यवहारिक जरूरतें क्या होती हैं बच्चों को लेके, व्यवहारिक जरूरतें क्या होती हैं, ये क्या होती हैं भाई। तो इसमें इसकी बात करें कि भैया बच्चा चाहता है कि उनके माता पिता नियमों और सीमा, जो नियम और कानून है, जो लिमिटेशन है बच्चों को, उसको लेके सतर्क रहें, उसको लेके चाहते हैं कि वो एक लिमिटेशन उसकी क्या है, उसके दायरे क्या है, किस दायरे में उसको रहना है, ये पेरेंट्स उनको क्लियर करके रखें। वही बात करें, उनके साथ हो। ठीक है, और उनके साथ जो फ्रीडम बढ़ रहा है, बच्चे जो फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, उनके साथ बच्चों पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहें कि बच्चा करना क्या चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, उसको नीड्स क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सब चीज़ों को पेरेंट्स को समझना चाहिए। ठीक है, वही बात करें, खुद के लिए निर्णय लेने की क्षमता पर किसी भी प्रतिबंध से नाराज हो सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे नाराज होते हैं भाई, उनको खुद का डिसीजन चाहिए होता है, उनको खुद का घूमने मूवी जाना है तो खुद का डिसीजन चाहिए होता है, पेरेंट्स से नहीं चाहते कि पेरेंट्स उनको रोके। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, इसमें कहने का क्या मतलब है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पेरेंट्स बहुत क्लियर रहें। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो भी रूल्स और बाउंड्रीज हैं, जो भी रूल्स एंड बाउंड्रीज हैं इसको लेके, ठीक है, रूल्स एंड बाउंड्रीज हैं इसको लेके पेरेंट्स क्या रहें, बहुत क्लियर रहें, उनको मना ना करें, कहीं भी जाएं वो घूमना चाहते हैं। वहीं बात करें, और वहीं भी चाहते हैं जैसे इनके रूल्स रेगुलेशन पेरेंट्स क्लियर रहें। और दूसरी चीज, ये डाउट में ये भी रहते हैं, ठीक है, डाउट में ये बच्चे ये भी रहते हैं कि इनका जो खुद का डिसीजन है, ठीक है, सेल्फ डिसीजन जो है, सेल्फ डिसीजन है,
खुद का डिसीजन जो है वो वो क्या वो प्रायोरिटी में होना चाहिए, वो प्रायोरिटी में होना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकते हैं, ये दुखी हो सकते हैं, ये उदास हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा चाहता है किशोरावस्था की अवस्था में, मतलब बिहेवियरल जो नीड्स होते हैं उनकी, कि वो पेरेंट्स जो हैं उनकी जो लिमिटेशन है, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अंडर रहें। ठीक है, पेरेंट्स बहुत क्लियर रहें इन सब चीज़ों को लेके। वही चीज़ वो एक तरफ वो भी ये भी चाहता है बच्चा कि हमें जो नियम कानून है वो तो ठीक है, हमें बाउंड्रीज लिमिटेशंस में रहना है, लेकिन वो खुद का जो डिसीजन होता है वो हमेशा चाहता है वो प्रायोरिटीज में रहे। अगर उनको मना करते हैं तो बच्चा बुरा मानते हैं। इन सब चीज़ों को लेके कंसर्न होना चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है, तीसरा है इमोशनल नीड्स एंड कंसर्न। इमोशनल या पांचवा या छठा जो भी है, इमोशनल नीड्स एंड कंसर्न्स। इसमें क्या है, इसमें क्या है, भावनात्मक जरूरतें। ठीक है, क्या भावनात्मक जरूरतें। ठीक है, इसमें क्या होती है, भावनात्मक जरूरतें क्या होती हैं भाई इसमें। तो इमोशनल जो कंसर्न्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए इसको देखते हैं। इमोशनल कंसर्न्स कौन कौन से होते हैं जिनको लेके बच्चों को सतर्क रहना चाहिए भाई। ये है इमोशनल इनस्टेबिलिटी, बहुत इनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इनस्टेबिलिटी को लेके, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता रहती है, भावनात्मक अस्थिरता रहती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और क्या होता है, बहुत एक्साइटमेंट रहती है इनके अंदर, बहुत एक्साइटमेंट रहती है चीज़ों को लेके। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इंटीमेसी होती है, इंटीमेसी भी होती है, चीज़ों को इंटीमेट होने की कैपेसिटी भी इनके अंदर आ जाती है। जैसे कि कहने का मतलब है इमोशनल नीड्स एंड कंसर्न्स को लेके कहने का मतलब है कि बच्चे बहुत इस अवस्था में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिन चीज़ों को लेके बच्चा कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ज़्यादा कभी खुश हो जाता है, एक्साइटमेंट बहुत अंदर कभी कभी रहती है। तो इन्हीं दोनों के बीच में दुविधा में फंस के कभी कभी वो इमोशनली इनस्टेबल, जो स्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, भावनात्मक रूप से अस्थिरता उनके अंदर रहती है, वो बहुत इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा नाराज भी रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग वो नहीं हो पाते। तो इन सब चीज़ों को लेके ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या बचा हमारा, साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, क्या साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, छठा क्या हमारा, साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स तो मतलब मनोवैज्ञानिक जरूरतें, मनोवैज्ञानिक जरूरतें। ये क्या है भाई, मनोवैज्ञानिक जरूरतें बच्चों की क्या है। ठीक है, पहली चीज फैमिली इश्यूज। ठीक है, क्या फैमिली इश्यूज। दूसरी चीज पर्सनल इश्यूज। ठीक है, पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। और क्या होता है भाई, रिलेशनशिप इश्यूज। क्या रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है, इसमें साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती है बच्चों की भाई, इमोशनल नीड्स भी होती है इसमें। ठीक है, बच्चा कहने का क्या मतलब है कि वो परिवार को लेके भी इमोशनल हो जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, फैमिली की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उनको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। ठीक है, उनके दिमाग पर प्रेशर, आजकल देख पा रहे होंगे कि जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल है कि आप नौकरी नहीं पा रहे हैं और परिवार का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, सबका प्रेशर, तो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। ठीक, सेम वही कंडीशन होती है बच्चों को। तो पर्सनल इश्यूज भी रहते हैं भाई, पर्सनल इश्यूज, पैसा नहीं है, घर से पैसा नहीं आ रहा है, वही कुछ खरीदना है उतना, तुम्हारी पता चला शर्ट तुम 10,000 का पहनना चाहते हो, पैसा है तुम्हारे 2,000। तो ये सब चीज़ें लेके क्या बच्चे के अंदर कॉन्सर्स, चिंताएं आ जाती हैं बच्चों को। ठीक है, और वही रिलेशनशिप इशू, भैया प्यार मोहब्बत वाली बातें भी इसमें चलती रहती हैं, पता चलता है दिल टूट जाता है कई लोगों का। तो ये सब इमोशनल नीड्स है, जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है बच्चों को। ठीक है, तो इस समय क्या है, तो उसको अभी आगे पढ़ाएंगे कि इसमें क्या रोल होना चाहिए टीचर और पेरेंट्स का, उसको लेके। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सब नीड्स होती हैं और कंसर्न्स हो रहना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, चैलेंजेस, ये सब चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस करते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक, तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने इसके बारे में।
अब पढ़ लेते हैं कौन कौन से चैलेंजेस बच्चों फेस करते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं। और वहीं बात करें कि जो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो सपोर्ट करते हैं एडोलेसेंस को, इन सब चीजों को लेके हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को क्या लेके पढ़ते हैं, तो आइए पढ़ते हैं इसको आगे से। चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, किशोरावस्था की कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। किशोरावस्था की चुनौतियां कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। ठीक है, तो ये अब कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बच्चों की क्या आवश्यकताएं होती हैं और उसको किस उन आवश्यकताओं को लेकर कंसर्न कैसे रहना है। ठीक है, उनकी क्या चिंताएं होती है। अब बात करें तो ये चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे एडोलेसेंस में, आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला बात करें, पहला चैलेंजेस की बात कर लें। ठीक है, पहला चैलेंज उनके जो सामने होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट को लेके होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट को लेके होता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट कहने का क्या मतलब है, ठीक है, मतलब शारीरिक विकास से संबंधित जो चुनौतियां होती हैं, शारीरिक विकास से रिलेटेड चुनौतियां। ठीक है, तो पहला जो चैलेंज होगा हमारा चैलेंजेस रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब हमारे शरीर में जो हमारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं उसको लेके क्या चिंताएं बच्चों को रहती हैं। तो पहली चिंता बात कर लेते हैं। तो फिजिकल चेंजेस भाई आपको भी पता है, फिजिकल चेंजेस दो प्रकार का होता है भाई, जिसमें बात करें मतलब दोनों में होता है, बॉयज में भी होता है और किस में होता है, गर्ल्स में भी होता है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों में होता है, ये आपको भी पता है। तो बात करें किस में चेंजेस, हाइट में चेंजेस होते हैं। ठीक है, हाइट वेट में चेंजेस होते हैं और किस में चेंजेस होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, हाइट में वेट में चेंजेस होते हैं। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट को लेके ये सब सारी चिंताएं बच्चों को रहती है। ठीक है, उनका कद छोटा हो जाता है, किसी का हाइट बड़ा रहता है, तो एक अच्छी हाइट चाहते हैं सब बच्चे, ये सब क्या है, चिंताएं हैं, किशोरावस्था की चिंताएं हैं। ठीक है, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जो बच्चे फेस करते हैं। बॉयज और गर्ल्स में दोनों में फिजिकल चेंजेस होते हैं, आपको भी पता है, दाढ़ी बियर्ड वगैरह सब आती आने आने लगती हैं, तो ये सब एक क्या होता है, एक चैलेंजेस उनके सामने आती हैं, एक चैलेंज फेस करते हैं, ये सब चुनौतियां होती हैं जो बच्चों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, प्यूबर्टी वगैरह के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, तो इसीलिए जितना जरूरी है बस उतना ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब आगे चलते हैं। दूसरा बात करें सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या सोशल डेवलपमेंट को लेकर भी चुनौतियां आती हैं उनके अंदर, सोशल डेवलपमेंट को, सामाजिक विकास को लेकर, सामाजिक विकास को लेकर भी चिंताएं उनके अंदर आती हैं। जैसे कहने का क्या मतलब है कि समाज में वो एक अपने पहचान बनाना चाहता है, एक आइडेंटिटी के लिए सोसाइटी से लड़ता है। जैसे आप अपने गांव में या अपने शहर में या अपने जिस भी कॉलोनी में रहते हैं उसमें चाहते हैं कि मैं सबसे आगे रहूं, तो उसकी चुनौतियों के लिए आप अच्छे काम, अच्छे जॉब चाहते हो, अच्छी नौकरी चाहते हो, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर, ये सब चाहते हो, तो ये सब क्या है, एक चैलेंजेस है। ठीक है, ये सब क्या है, चैलेंजेस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बात करें तो आइडेंटिटी, ठीक है, पहचान चाहता है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें सोसाइटी में, सोसाइटी में आइडेंटिटी चाहते हैं आप, और क्या होता है इसमें, जॉब चाहते हैं, अच्छी जॉब, कैरियर हो। ठीक है, अच्छा कैरियर हो, और क्या चाहते हैं आप, आपका रोल क्या है सोसाइटी में। ठीक है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी में, बिलिटीज क्या है, इसको लेके आप क्या रहते हैं, आप आपका आपके आपके सामने ये सारी चैलेंजेस आती हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको समझना है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी लेके चिंताएं रहती हैं भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी लेके चिंताएं रहती हैं। जैसे बात करें, ये है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक चिंताएं, संज्ञानात्मक चिंताएं।
ठीक है, अब इसको भी लेके चल जाती है। अब कहने का क्या मतलब है, संज्ञान का मतलब है भाई इसमें मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली, ठीक है, इंटेलेक्चुअली आप क्या रहते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग की अवस्था होती है, तनाव की अवस्था, इसी को कहा गया है। वही बात करें, आप नई नई चीजें डिस्कवर करना चाहते हो, डिस्कवर या नई नई चीजें देखते हो, न्यू एक्सप्लोरेशन देखते हो, ठीक है, नई नई चीजें आप देखना चाहते हो, नई चीजें देखते हो तो आपके अंदर चैलेंजेस आती हैं। वही बात करें, आप क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिविटी का विकास हो जाता है आपके अंदर। और क्या हो जाता है, आप जैसे, ठीक है, तो ये सब क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें चाहते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें चाहते हो, जिससे जिसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं। जैसे मेंटली और इंटेलेक्चुअली आपके अंदर बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत तनाव की अवस्था होती है, ठीक है, आप नई नई चीजें डिस्कवर करते हो, नई नई चीजें आपके सामने आती हैं आपके इस अवस्था में, तो आप परेशान होते हो चीजों को लेके, न्यू एक्सप्लोरेशन को लेके आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, तो इन सब चीजों को लेके आप क्रिएटिव होना चाहते हो, तो ये सब क्या है, एक चैलेंजेस है हमारे सामने, ठीक है। अब बात करते हैं, अब भाई बात कर लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस की बात कर लें तो आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हो, जो कि मैंने पहले बताया भी, ठीक है, चैलेंजेस मैंने बता भी दिया पूरा, ठीक है, चैलेंजेस के बारे में मैंने बता भी दिया। पहला पहला चैलेंजेस क्या होता है, पहला बात करें तो आपके सामने क्या आती हैं चैलेंजेस, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल भी मैंने बता दिया, वही जो इसके पहले बताया था वही सारी चीजें, ठीक है, रिपीट होती वही। कॉग्निटिव हो गया, कॉग्निटिव चैलेंजेस होते हैं। और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हो, सोशल, सामाजिक, और क्या करते हो, मोरल या स्पिरिचुअल, ठीक है, मोरल या स्पिरिचुअल, और क्या करते हो, इमोशनल, ठीक है, इमोशनल। ये सारे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हो, ठीक है। तो फिजिकल में अपने शरीर से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं उसको लेके आप परेशान होते हो, आपके अंदर सामने बहुत सारी दुश्चिंताएं आती हैं। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, वही नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, इन सब चीज़ों को लेके परेशान रहते हो, एकदम सिंपल है, मैं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। सोशल, सामाजिक, आप समाज में आइडेंटिटी चाहते हो, एक पहचान बनाना चाहते हो, जिसको लेके आप स्ट्रगल करते हो, संघर्ष करते हो, ठीक है। और वही बात करें, मोरल स्पिरिचुअल, बिल्कुल आपके अंदर बहुत सारे कि इनका रेस्पेक्ट करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको पोलाइटली बोलना होता है, आपको वेल फर्निश्ड वे में रहना होता है, आपको एक अच्छा घर चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस आती हैं। इमोशनल, भाई इमोशनली बहुत इनस्टेबल रहते हो आप, जो मैंने पहले बताया था इसको, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम है भाई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। एक है भैया, क्या इसको हम कहते हैं, AFHS, AFHS, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है, जो AFHS, जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ प्रोग्राम, जो किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, इसका कहने का क्या मतलब है, ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि जो किशोर होंगे, जो एडोलेसेंस की अवस्था में होंगे, उनको एक फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, एक फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिसका नाम था, बता देते हैं आपको, ये ग्लोबली और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है एडोलेसेंस के लिए। कब लॉन्च किया गया, 2014 में, ठीक है।
ठीक है, पहली चीज, इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव क्या था? फ्रेंडली सर्विस फॉर एडोलेसेंस। ठीक है, फ्रेंडली सर्विस फॉर एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के साथ फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब फ्रेंडली रहना, उनसे बातचीत करना, उनका काउंसलिंग करना, उनको उनके इंपॉर्टेंस क्या है, उनके नीड्स क्या है, उनको समझना, उनके साथ फ्रेंडली कम्युनिकेट करना। और वही बात करें, ये कब लॉन्च हुआ? 2014 में। ये लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च इन 2014, 2014 में ये लॉन्च हुआ। ठीक है, जिस या जैसे एग्जांपल बात करें, राष्ट्रीय राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? RKSK, फूड इसका शॉर्ट फॉर्म, RKSK। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भैया एक प्रोग्राम था, ठीक है, EFHS, जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ प्रोग्राम, चलाया गया था सरकार की तरफ से, जिसका मेन मोटिव यही था कि फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड करना। किसके लिए? एडोलेसेंस के लिए। मतलब जो एडोलेसेंस में बच्चे हैं उनको फ्रेंडली सर्विस। अब फ्रेंडली सर्विस क्या होता है आपके समझ में आ रहा हो कि भैया उनसे उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेव करना है। ठीक है, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी गलतियां हो, उनसे उनके साथ फ्रेंडली रह के उनके प्रॉब्लम्स को, उनके नीड्स को, किस लिए परेशान है बच्चा, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, ये मोटिव था सरकार का, जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014, ये सब प्रोग्राम 2014 में स्टार्ट किए गए थे। तो इसमें बात की गई थी कि जो बच्चे हैं उनके 6 मूलभूत सिद्धांत हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब बेसिक प्रिंसिपल होती हैं। ठीक है, एडोलेसेंस की, उनकी स्वास्थ्य के लिए, एडोलेसेंस के स्वास्थ्य के लिए 6 बेसिक प्रिंसिपल्स दिया गया था, जिसमें देखते हैं कौन कौन से थे। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलेसेंस हेल्थ केयर। क्या? हेल्थ केयर। तो बात करें 6 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है एडोलेसेंस हेल्थ केयर की, तो उसकी बात कही गई थी। ठीक है, 6 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलेसेंस हेल्थ केयर। तो पहला था अवेलेबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ अवेलेबिलिटी। दूसरा क्या था? दूसरा था एसेसिबिलिटी। क्या? एसेसिबिलिटी। और क्या था? तीसरा क्या था? तीसरा था अप्रोचेबिलिटी। क्या? अप्रोचेबिलिटी, क्या? बिलिटी, अप्रोचेबिलिटी। चौथा क्या था? एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, पांचवा क्या था? अप्रोप्रिएटनेस। क्या? अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस। और छठा क्या था? छठा क्या था भैया? छठा था हमारा अफोर्डेबिलिटी। क्या? अफोर्डेबिलिटी। तो ये 6 बेसिक प्रिंसिपल दिए गए थे जो कि एडोलेसेंस के हेल्थ केयर के लिए जरूरी होते हैं। वो क्या होती है? पहला हो अवेलेबिलिटी, उनके लिए अवेलेबल रहना बहुत जरूरी बात है। जैसे पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो, उनके लिए अवेलेबल रहें भाई, कुछ भी चैलेंजेस, कुछ भी प्रॉब्लम्स जो उनके सामने आ रही हैं। वही बात करें, दूसरा प्रिंसिपल है एसेसिबिलिटी। हमेशा उनको एसेसिबिलिटी कहने का क्या मतलब है कि भाई इसको हिंदी में कहते हैं अभिगम्यता। क्या? अभिगम्यता बोलते हैं कि मतलब उनको हर चीज़ें एसेस प्रोवाइड करें, जो भी काम है, जो भी वर्क है, जो भी वो चाहते हैं, उनको मतलब वो चाहते हैं कि आसानी से उनके लिए इजीली एसेसिबल रहे। ठीक है, आसानी से वो चीज़ें हो पाए। वही बात करें, अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए भाई, बिल्कुल। कोई भी ऐसा पर्सन हो, आप देखिए वो बताएगा नहीं, बच्चा उस अवस्था में कुछ भी गलतियां हो रही हैं उसके साथ, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, वो बताएगा नहीं। तो अप्रोच करके आपको पूछना है उनसे। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। वही बात करें, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें रहें जो बच्चे अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए एडोलेसेंस में जरूरी है कि मतलब अफोर्डेबल चीज़ें ही आप सोचें, उसके बारे में ही करें। अब जो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते उसके बारे में सोचेंगे तो आपका हेल्थ, आपकी चिंताएं, आपके उसको फिजिकली इमोशनली आप हर्ट होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
बस आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। 6 कौन कौन से प्रिंसिपल हैं उसका नाम पूछ लेता है कभी कभी, बाकी ऐसे नहीं पूछता कुछ। अब भाई बात कर लेते हैं रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, या रोल ऑफ टीचर लिख लीजिए, ठीक है। अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए एडोलेसेंस में, अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो बात करें, ऑब्जर्व्स देम, ऑब्जर्व्स टू चिल्ड्रेन, ठीक है, इनको ऑब्जर्व करें। और क्या होनी चाहिए, इनका रेस्पेक्ट करें, इनकी वैल्यू करें, ये हमेशा रेस्पेक्ट एंड वैल्यू चाहते हैं। और क्या करें, इनके साथ एंगेज रहें, ठीक है, इनके प्रॉब्लम्स को समझते रहें। और क्या चाहिए इनको, इंटरैक्ट करें इनसे, ठीक है, इंटरैक्ट करते रहें आप बीच बीच में। और क्या चाहिए इनको, इनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें, क्या फ्रेंडली बिहेव करें। इसका कहने का क्या मतलब है, इसमें सीधा सा मतलब है कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस के जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंस की अवस्था में, टीचर का उसमें क्या रोल होना चाहिए। तो भैया समय समय पर ऑब्जर्व करते रहो, बच्चों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे क्यों उदास है, बच्चा क्यों खुश है, आज क्लास में क्यों नहीं आया, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्याएं हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, उनके पीयर ग्रुप के साथ इन्वॉल्व करिए। तो ये कोशिश करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि टीचर को पता चले। रेस्पेक्ट एंड वैल्यू, बच्चों हमेशा रेस्पेक्ट एंड वैल्यू हर इंसान चाहता है। तो ऐसा नहीं कि एक बच्चे को आप खूब अच्छा माने, जो तेज है पढ़ने में, एक बच्चे को आप डोमिनेट करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनकी रेस्पेक्ट, हर बच्चे की इक्वली रेस्पेक्ट और वैल्यू करेंगे जो बच्चा चाहता है। ये टीचर की भूमिका होनी चाहिए। इंगेज रहें बिल्कुल, ऐसा कोशिश करें कि आप बच्चों को इंगेज रखें क्लास में, ठीक है, हमेशा बच्चे को फ्री न छोड़ें आप, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहें समय समय पे। वही बात करें, इंटरैक्ट करिए बिल्कुल, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आप बच्चे से जाके, अगर कोई बच्चा उदास बैठा है क्लास में, तो जाके उनसे उससे इंटरेक्ट करिए, या बच्चे से कुछ खड़ा करके पूछ लीजिए आप कक्षा में। वही बात करें, क्या होना चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। एक टीचर को बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली, इतना फ्रेंडली बिहेव करिए कि भाई बच्चा अपना कोई भी प्रॉब्लम हो आपसे बेझिझक कह सके, ठीक है, बिना परेशान हुए आपसे चीज़ें कह सके। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें है हमारा रोल ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। इसमें रोल ऑफ पेरेंट्स क्या होना चाहिए, रोल ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये देख लीजिए। माता पिता की भूमिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है भाई ये, ठीक है। माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट विद देम एंड try to understand try to understand the issues and problems, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा बच्चों से कम्युनिकेट करें, बातें करें, और हमेशा कोशिश करें, ठीक है, बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनकी इश्यूज क्या हैं उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये एक पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए। और वही बात करें, और क्या होना चाहिए, एक केयर टेकर की तरह आप हमेशा बच्चों का ख्याल रखो। भाई माता पिता तो हमेशा केयर टेकर होते हैं, लेकिन आप वो कब कहाँ गलतियाँ क्या कर रहा है, कब क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, आप उस पर बच्चों को उनकी गलतियों को समझिए, उनको एक केयर टेकर की तरह कि बच्चों हाँ कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी, उनको समझाइए कि इनके पास नहीं जाना चाहिए, ये गलत व्यक्ति हैं, या उनको इन सब चीज़ों को एक केयर टेकर की तरह उनको प्यार, उनको इमोशनली सपोर्ट करिए। ये सब बच्चों को उनको प्यार करिए, उनसे लड़ाई झगड़े कम करिए, बीच बीच में उनका काउंसलिंग करिए। ये सब चीज़ें एक केयर टेकर के तरह पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए। वही बात करें, और क्या होनी चाहिए भाई, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है इस अवस्था में। कहने का क्या मतलब है कि आपको सपोर्टिव होना है बच्चे को एजुकेशन में, बच्चे के हर एक प्रॉब्लम में, बच्चे कहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहा है, कौन कौन सी उसकी प्रॉब्लम्स है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी हैं चीज़ें, कोई बच्चा कभी ऐसे बताएगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप फ्रेंडली सपोर्ट करोगे, फैमिली सपोर्ट करोगे, और बहुत फ्रेंडली रहोगे बच्चों के साथ, तो अपनी सारी चीज़ें शेयर करेगा वो आपसे। और क्या होना चाहिए भाई, ऑब्जर्वेशन होना भी चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्व भी, पेरेंट्स को भी ऑब्जर्वेशन करते रहना है समय समय पे, ताकि उनके चैलेंजेस पता चल सकें। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये मतलब समझाने के लिए तो नहीं है, लेकिन आप खुद समझदार हो, इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। अब आगे चलते हैं।
एक और है भाई एडीईपी, ठीक है, एडीईपी, जिसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो भैया जो हमारा भारत सरकार है, ठीक है, भारत की सरकार है, जो भारत सरकार है वो सभी किसमें, सभी मिडिल स्कूल, मिडिल एंड किसमें, हायर, ठीक है, मिडिल हायर जो स्कूल्स होते हैं, इसमें क्या किया है, इसमें एक एईपी, ठीक है, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, ठीक है, लागू करने का फैसला की है। तो ये क्या, जो भारत सरकार है भाई, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जो माध्यमिक विद्यालय हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जो हायर स्कूल्स हैं, उसमें क्या किया है, उन्होंने एक एजुकेशन एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम है उसको लागू करने की घोषणा की है, जो इसको हम कहते हैं एईपी। इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। आइए इसको देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो कहने का क्या मतलब है, डेवलप वैल्यू इनहांस्ड लाइफ स्किल्स, डेवलप वैल्यू enhance life skills for coping and managing concerns of adolescence through co-curricular activities। क्या, co-curricular activities, इसका कहने का क्या मतलब है भैया, कि भैया इसमें जो आप कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वगैरह जो होते हैं, या सीसीए जिसको आप कहते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसको हम कहते हो, या करिकुलर एक्टिविटीज कहते हो, इसको बच्चों के अंदर क्या, बच्चों के अंदर लाइफ स्किल्स को डेवलप करना, मतलब पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से किशोरावस्था के दौरान चिंताओं से निपटने और प्रबंधन के लिए मूल्य संबंधित जीवन कौशल विकसित करना। बिल्कुल, कहने का क्या मतलब है कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाना और उनको उनको तैयार करना कि उनसे जो भी एडोलेसेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ रही हैं, उनको उसके लिए लाइफ स्किल मतलब कुछ कौशल का विकास करना, ताकि बच्चे उससे स्किल्स को सीखें और उसको प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसको फेस कर सकें। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे एड्स के बारे में, ठीक है, एड्स और किसके बारे में, और जो नारकोटिक्स चीजें होती हैं, ठीक है, नारकोटिक्स, इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना। क्या, अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, शराब मदिरा वगैरह को लेके जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे जो प्री कॉन्सेप्ट है इनके माइंड में, बच्चों के माइंड में, ठीक है, प्री कॉन्सेप्ट है पहले से ही रूढ़िवादी, जो लैंगिक रूढ़ियां हैं, ठीक है, जैसे फीमेल मेल का काम नहीं कर सकता, मेल फीमेल का काम नहीं कर सकता, तुम्हारा यही काम है, तुम यही करोगे, इन सब चीज़ों को हटाना, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए अवेयर करना कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर जगह ऐसा जरूरी नहीं कि जो फीमेल का काम है वो मेल नहीं कर सकता, जो मेल का काम है फीमेल नहीं कर सकता। इन सब जो कॉन्सेप्ट हैं, प्री कॉन्सेप्ट पहले से बना है, रूढ़िवादियाँ हैं, इनको हटाना, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये था हमारा किसके बारे में, इसके बारे में था, ये था हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशनल है जो हमारे एडोलेसेंस को सपोर्ट करती है। तो चलिए ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है यहीं तक,
और मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।